बड़ा हिस्सा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और इस वक्त की क्या है सुर्खियां, क्या हैं खबरें बताएंगे आपको। और सबसे पहले आइए इसके लिए रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज यूपी और मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां। अमित शाह तेलंगाना और ओडिशा में भरेंगे हुंकार। राजनाथ सिंह भी यूपी में ठोकेंगे ताल। तेरह मई को चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन। अखिलेश यादव समेत तमाम प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। आज शाम आम आदमी पार्टी कैंपेन सॉन्ग करेगी लॉन्च। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीट पर कल डाले जाएंगे वोट। पटना के पुनपुन में जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने पटना गया मार्ग पर किया लगाया जाम। शादी समारोह से लौट रहे थे सौरभ। और आईपीएल में आज हैदराबाद की टक्कर बेंगलुरु से। कल दिल्ली ने गुजरात को दी 4 रन से शिकस्त। ऋषभ पंत ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। एक गेंदबाज के खिलाफ 18 गेंदों में स्कोर किए 62 रन। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। चुनावी घमासान के बीच भाजपा का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह में मध्य प्रदेश के मुरैना में भाजपा उम्मीदवार श्री मंगल सिंह तोमर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के 3 जिलों आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में ताबड़तोड़ रैली कर भाजपा के प्रचार अभियान को धार देंगे। आपको बता दें, यूपी के शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बरेली मोड़ स्थित मैदान में चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी शाहजहांपुर से भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। रैली को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्य पर भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर एवं जेपी राठौर से डीडी न्यूज के संवाददाता अश्विनी मिश्र की आइए खास बातचीत देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली शाहजहांपुर में होनी है। शाहजहांपुर से सांसद और भाजपा के प्रत्याशी, मौजूदा सांसद प्रत्याशी अरुण सागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, किन मुद्दों पे, विकास कार्यों पर या फिर मोदी जी के चेहरे पर, क्या कुछ लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारे क्षेत्र में, हमारे लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभाएं आती हैं। इतना उत्साह है गांव-गांव, बूथ-बूथ पर कि बहुत प्रचंड बहुमत से ये ग्राउंड छोटा पड़ जाएगी, इतनी बड़ी रैली होने जा रही है। कई जो जनता की अपेक्षा होती है, NH-24 पर बड़ा भयंकर जाम यहाँ पे लगता था। मुख्य ये रीढ़ की, परिवहन की रीढ़ है दिल्ली से बरेली होते हुए लखनऊ तक जाने का। क्या कुछ विकास कार्य कर पाए हैं आप पिछले 5 वर्षों में? देखिए, जब मैं सांसद बना था 2019 में, तो मेरे पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी को मैंने पत्र भी लिखा था। और जो भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्री जी हैं, माननीय नितिन गडकरी जी से, जो 9 साल से कार्य बंद था, हमारा बरेली से नेशनल हाईवे शाहजहांपुर सीतापुर तक, मेरे एक अनुरोध पर लगभग 1400 करोड़ रुपए स्वीकृति मिली है। आज आप देख रहे होंगे 12-12, 14-14 घंटे जाम रहती थी कटरा से आगे रेलवे क्रॉसिंग पर। वो जाम को निजात दिलाने में मुझे मोदी सरकार की गारंटी है। DPS राठौर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, डबल इंजन सरकार की बात होती है, केंद्र में मोदी जी, यहाँ पर योगी जी, JPS राठौर साहब, सुरेश खन्ना जी, कई सारे मंत्री इसी क्षेत्र से हैं। फिर भी जनता ये मानती है कि रोजी रोजगार, व्यापार, इन सब के लिए कितना और अनुकूल माहौल बनेगा? देखिए, शाहजहांपुर में
छोटे और बड़े उद्योग में कम से कम 10 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्था हुई। कुछ के रोजगार अच्छे हुए, कुछ को और ज़्यादा अच्छे हुए, कुछ को मुद्रा लोन के माध्यम से सबको रोजगार मिला। यहाँ कोई कमी नहीं रही। प्रधानमंत्री जी के ही दिशा निर्देशन में सहकारिता मंत्रालय का अलग से गठन हुआ, खुद अमित शाह जी उसको हेड कर रहे हैं। गुजरात का जो सहकारिता मॉडल है, कहाँ उत्तर प्रदेश को कहाँ खड़ा पाते हैं, या आगे की राह क्या देखते हैं? विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी चुनाव से जस्ट पहले हम सब कोऑपरेटिव के अध्यक्षों को बुला करके उस दिन योजना का लॉन्च किया। आज शाहजहांपुर में 42 लगभग हमने 100 मीट्रिक टन के केवल शाहजहांपुर में बने हैं। ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही पूरे देश में बन रहे हैं। यहाँ भाजपा प्रत्याशी का ये दावा है कि विकास भी और विरासत भी दोनों को सजोते हुए इस शाहजहांपुर क्षेत्र का कायाकल्प किया गया है। चौथे चरण में 13 मई को यहाँ मतदान होगा। जनता का क्या जनादेश होगा, ये निश्चित तौर से देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, शाहजहांपुर। तो लगातार अगर बात की जाए, चुनाव प्रचार के लिए हर एक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और इसी कड़ी में हम अगर बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह, जो कि आज तेलंगाना और ओडिशा में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। उनकी पहली चुनावी रैली तेलंगाना के मेरठ संसदीय क्षेत्र में होगी। यहाँ चुनाव में बीजेपी से वनेनी रघुनंदन राव मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस से नीलम मधु और बीआरएस से पी वेंकटराम रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरठ लोकसभा सीट तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से एक है। 1957 में अपनी स्थापना के बाद से मेरठ सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। वहीं तेलंगाना के बाद अमित शाह ओडिशा के बोलांगीर संसदीय क्षेत्र के तहत पश्चिम ओडिशा के सोनपुर शहर में जनसभा करेंगे। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ 4 चरण में 13, 20, 25 मई और 1 जून को होंगे। पश्चिमी ओडिशा वो इलाका है जहां बीजेपी की स्थिति बीजेडी के मुकाबले बेहतर है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी चुनावी समर में ताल ठोक चुके हैं। गंजम में अपने गृह क्षेत्र हिंजली से प्रचार शुरू करते हुए उन्होंने 2036 तक की अगर बात की जाए तो ओडिशा को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है और बीजेडी के लिए रिकॉर्ड 6ठी बार कार्यकाल की मांग की है। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज यूपी के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां वे प्रदेश के लखीमपुर खीरी और कानपुर देहात में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में रैली कर पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस की नीयत आम जनता की संपत्ति पर है, इसलिए वे विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। सेम पेत्रोदा ने कांग्रेस की उसी मंशा को उजागर करने का एक प्रयास किया और उसने उसी बात को कहा है जो कांग्रेस का वास्तव में प्रयास है। सेम पेत्रोदा की बात वही है जो पी चिदम्बरम कह चुके हैं और इससे पहले कांग्रेस कर चुकी है। वहीं भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके पास कोई नीति नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक, राहुल गांधी बनाम पिनरई विजयन से लेकर उमर अब्दुल्ला बनाम महबूबा मुफ्ती तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक हमने इनका सरफुटवल तो देखा ही है, परंतु अब एक नया जो इनका राज है वो सामने आया है। ये तो प्रधानमंत्री की चेयर को भी ऑक्शन करना चाहते हैं। हाँ, 1-1 साल का ऑक्शन होगा, मतलब कि गलती से अगर इनकी सरकार बनती है तो 1 साल हो सकता है ममता दीदी बन जाए, 1 साल आम आदमी पार्टी बन जाए, 1 साल उमर अब्दुल्ला बन जाए, 1 साल स्टैलिन बन जाए और 1 साल कांग्रेस के राहुल गांधी बन जाए। सोचिए, 5 साल में 5 पीएम, हर साल नया पीएम। कितनी अस्थिरता, कितनी लड़ाई, कितना सरफुटवल, ना कोई नियत, नीति, नेता, नेतृत्व, केवल अपना एम्बिशन, नो मिशन विशन।
ये होने वाला है अगर गलती से इनको सत्ता मिल गई तो कोई नेता नहीं है, नीति नहीं और नीयत भी नहीं है, ये बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे इंडी गठबंधन के लिए। वहीं कांग्रेस सूत्रों के अनुसार अगर माना जाए तो राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि इन दोनों सीट पर 30 अप्रैल से पहले औपचारिक घोषणा नहीं की जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने भी इन दोनों सीटों पर राहुल और प्रियंका की संभावित उम्मीदवारी को लेकर कुछ नहीं कहा है। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां कल यानी 26 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में अगर 26 तारीख से पहले अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव वायनाड के मतदाताओं पर पड़ सकता है। राहुल गांधी ने पिछला चुनाव अमेठी और वायनाड 2 जगह से लड़ा था, जिसमें वो अमेठी हार गए थे। वहीं सोनिया गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ने के बाद उस सीट पर गांधी परिवार के अलावा भी कोई दावेदार कांग्रेस की ओर से सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है कि प्रियंका इस बार लोकसभा चुनाव अगर लड़ेंगी तो वो सीट रायबरेली होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि सोनिया गांधी ने इस बार अपनी सेहत का हवाला देकर लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और राज्यसभा से वो निर्वाचित हुई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी आज मौजूदा चुनाव के लिए अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करेगी। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के लोग इस चीज से बहुत दुखी हैं कि उनके मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है। लोग इसका जवाब देना चाहते हैं। पार्टी और लोगों ने तय किया है कि हम इसका जवाब देकर रहेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ बात अगर की जाए समाजवादी पार्टी की, तो पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब इस सीट से अखिलेश यादव ने ताल ठोक दी है। दरअसल तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी घोषित होते ही कन्नौज में पार्टी की स्थानीय यूनिट विरोध में उतर आई, जिसके बाद पार्टी ने प्रत्याशी बदलने का फैसला किया। बहरहाल अब कन्नौज में चुनावी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी सुब्रत पाठक को जिताने के लिए भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस सीट का मुलायम परिवार से भी पुराना नाता रहा है। 1999 की अगर बात करें तो यहां से मुलायम सिंह यादव को जीत मिली थी। मुलायम ये सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव में अखिलेश इस सीट से जीते और तब से 2019 में डिंपल की हार तक ये सीट मुलायम परिवार के पास ही रही। तो कन्नौज लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने कहा है कि इस सीट पर अब चुनाव रोचक हो गया है। जब चुनाव हो तो रोचक हो। तो देखो, कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है। कि चुनाव है उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था हम किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर यूपी के जो मंत्री हैं जयवीर सिंह, उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये असली पीडीए यानी परिवार विकास प्राधिकरण सैफई है। असली पीडीए यही तो है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई, यही तो है पीडीए। तो पीडीए है, पीडीए दिखाई पड़ रहा है। बधाई सपा के लोगों को, बधाई अखिलेश जी को बधाई। यहाँ कोई चुनौती नहीं, लोगों ने इस बार निर्णय ले लिया। मैनपुरी का निर्णय है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, जन जन खुद चुनाव लड़ रहा है। एक एक मतदाता, एक एक यहाँ का व्यक्ति खुद चुनाव लड़ रहा है। इस बार मैनपुरी ने निर्णय ले लिया है कि लड़ेगा मैनपुरी, लड़ रहा है मैनपुरी और जीत रहा है मैनपुरी। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 96 सीटों पर चुनाव होगा। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की सभी 17 सीटों और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, जबकि महाराष्ट्र की 11 सीट, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीट, तो बिहार की 5 सीट और झारखंड और ओडिशा की 4-4 सीटों, साथ ही जम्मू कश्मीर में 1 सीट के लिए चुनाव होगा। नामांकन पत्रों की कल जांच की जाएगी। इस चरण का मतदान 13 मई को होगा।
वहीं आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। 175 विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे के बीच स्वीकार किए जाएंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 29 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। राज्य में 13 मई को मतदान होगा। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। कल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर जो वोट है वो डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान से पहले जम्मू कश्मीर में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। रियासी शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का आयोजन निवासियों के बीच उनकी सुरक्षा और शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में विश्वास पैदा करने के लिए किया गया। वहीं मणिपुर की अगर बात करें तो यहां भी कल यानी 26 तारीख को मतदान होगा। यहां बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 13 विधानसभा क्षेत्रों में कल चुनाव होंगे, जिसके लिए सभी जरूरी इंतजाम चुनाव आयोग की ओर से कर लिए गए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 87 कंपनियों और मणिपुर पुलिस के 4000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है। Assembly segments of the Outer Manipur Parliamentary Constituency. They are going for polls on the 26th of April. So put together 857 polling stations, including 9 special polling stations are going for polls. And they are all part of the Outer Manipur Parliamentary Constituency. And all the necessary arrangements have been done. And 87 companies of Central Paramilitary Forces and more than 4,000 personnel from State Police Force are being deployed for doing the security related work to ensure that the elections are free and fair and incident free. वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो दूसरे और अंतिम चरण के लिए 26 तारीख को मतदान के लिए यहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। राजस्थान पुलिस हाईवे पर वाहनों की तलाशी ले रही है। देखिए कोटा से हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो की एक खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त कोटा से 40 किलोमीटर दूर हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं यहां चल रही है चेकिंग। दूसरे चरण का मतदान की तारीख अब नजदीक आ गई है और यहां पर तमाम व्हीकल्स को चेक किया जा रहा है। किस तरह से चेकिंग कर रहे हैं आप और कब तक ये चेकिंग हो रही है? यह अभी 26 तारीख तक है चेक पोस्ट, इलेक्शन के दिन तक, और आने जाने वाले सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। उसमें कैश राशि 50,000 ज्यादा जिसके पास है उसको जब्त करके आगे कार्रवाई की जा रही है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये बताइए अब तक ऐसा कुछ आया है क्या, किसी के पास मिला है आपको? हाँ, हमने यहाँ से लगभग 45,000 रुपए जब्त किए, 6,45,000 टोटल। 4 कार्रवाई की हमने यहाँ से। एक तो 3 लाख की थी, 3 लाख रुपए कैश, एक के पास 2 लाख रुपए, एक 1 लाख की और एक 90,500 की और एक 55,000 की। अच्छा, आपकी चेकिंग कब तक होती है? ये तो 24 घंटे चलती है, शिफ्ट में चलती है। 3 शिफ्टें बना रखी है। सिविल अधिकारी 3 शिफ्टों में है, पुलिस अधिकारी 2 शिफ्टों में है, तो 24 घंटे चेकिंग होती है। और आप क्या कर रहे हैं? ये मेरी रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग को कितने टाइम की रिकॉर्डिंग होती है और कहाँ पे क्या करते हैं इसका? ये डेली चढ़ती है वहाँ पे जाके इलेक्टेड ऑफिस में, एडीएम साहब के वहाँ डेली डाटा अपलोड होता है इसका। तो जैसे कि आपने सुना, ये पुलिस, राजस्थान पुलिस के जवान दिन रात चेक कर रहे हैं ताकि चुनाव जो है पूरी तरह से फेयर हो इलेक्शंस, और मतदान की दूसरी और आखिरी जो चरण है वो है 26 तारीख को राजस्थान में, जिसमें 13 सीटों का फैसला होगा। कैमरामैन रमाकांत के साथ कोटा हाईवे से मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज। तो कोटा की अगर बात की जाए क्या स्थिति वहाँ की, लेकिन राजस्थान के ही अगर हम बाड़मेर जैसलमेर की अगर बात करें, क्योंकि भारत पाकिस्तान सरहद से सटे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में भी चुनावी शोरगुल अब थम चुका है। दूसरे चरण में कल होने जा रहे मतदान के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए कुल आपको बता दें 2641 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 22,26,237 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस लोकसभा क्षेत्र में मतदान की तैयारियों को लेकर बाड़मेर के जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने।
भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सरहद से सटे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान को लेकर जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारियां कर रखी है। अभी हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए बाड़मेर के जिलाधिकारी निशांत जैन मौजूद है। ये बात करते हैं सर, 22,06,237 मतदाता यहाँ, 2146 मतदान केंद्र, किस तरह की तैयारी है? धन्यवाद। देखिए, बाड़मेर लोकसभा सीट के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर और बालोतरा के आते हैं और 1 विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर जिले का आता है। इस प्रकार से कुल 8 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा सीट में आते हैं, जिसमें चूंकि बहुत रेगिस्तानी एरिया है तो काफ़ी सारे बूथ और उनकी दूरियां भी काफ़ी अधिक होती हैं, परंतु हमारी तैयारी एकदम परफेक्ट है और व्यवस्थाएं इस प्रकार की गई हैं कि कल पोलिंग पार्टी सुबह रवाना होंगी और यहाँ बाड़मेर मुख्यालय से पीजी कॉलेज से उनकी रवानगी होगी। बाकायदा उनको प्रॉपर ईवीएम सौंप करके वाहनों के माध्यम से भेजा जाएगा। रात को जाकर के वो बूथ पर ही रहेंगे और परसों सुबह अर्ली मतदान शुरू हो जाएगा 7 बजे से 6 बजे तक। अगर बात करें मतदाता जागरूकता की और मतदाताओं में अवेयरनेस के साथ साथ लोकतंत्र में भागीदारी निभाने के लिए आम नागरिकों की भी, इसके लिए कई कार्यक्रम आपने चलाए हैं, तो कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम थे? देखिए, अभी सतरंगी सप्ताह चल रहा है जो मतदान से 1 हफ्ता पहले चलता है। इसके अलावा अभी 2 महीने पहले से लगातार स्कूल कॉलेजों में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट के माध्यम से महिलाओं, दिव्यांगों के द्वारा अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटीज पूरे जिले में की गई हैं और उसके द्वारा लोगों में एक मतदान का माहौल है। और जो माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश है वो भी यही है कि मतदान प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना रहे और इस सीमावर्ती जिले में मतदान प्रतिशत पहले भी अच्छा रहा है, अभी भी अच्छा रहने की आशा है। 228 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी सरहद से सटी है, तो जाहिर की बात है कि ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको लेकर आपने किस तरह तैयार की? उसमें हमारा पुलिस और बीएसएफ का लाइजन आपस में रहता है, उसमें कोई भी इशू नहीं है और लगातार निगरानी सतत जारी है। इंटरनेशनल बॉर्डर, साथ में स्टेट बॉर्डर और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर सभी पे हमारे नाक के एफएसटी, एसएसटी, क्यूआरटी, मोबाइल पुलिस पार्टीज लगातार दौरे कर रही है। अन्य तरह की कोई खास बूथ भी आपने बनाए, क्योंकि आप लगातार इसमें जागरूकता और कैंपेन के साथ साथ लोगों को भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करते रहे? जी, 7 विधानसभा क्षेत्रों में 8-8 महिला बूथ हैं, 1-1 दिव्यांग बूथ है और 8-8 युवा बूथ हैं। तो ये थे बाड़मेर के जिलाधिकारी निशांत जैन, जिनका मानना है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 26 अप्रैल को होने वाले मतदान दिवस को लेकर न केवल पूरी तैयारियां की गई है, बल्कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनको घर से बाहर निकलकर पहले मतदान, उसके बाद जलपान जैसे मिशन को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, बाड़मेर। तो लगातार मतदान को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और अपील भी की जा रही है कि पहले मतदान फिर जलपान, और लगातार डीडी न्यूज़ भी आपसे यही अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग आप जरूर करें। फिलहाल बुलेटिन में और भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खासतौर से ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर कल मतदान होना और खासतौर से निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने के लिए किस तरह की तैयारी है, जो जिलाधिकारी इसकी जानकारी दे रहे थे। लेकिन जब जिले में सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, वो किस तरीके से दुरुस्त की गई है, इसके लिए हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा से। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को राजस्थान की जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। यहां पर संवेदनशीलता के जरिए पुलिस की तैनाती अधिक की गई है और न केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की वजह से बल्कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। अभी हमारे साथ जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा जी मौजूद है, ये बात करते हैं। सर, अगर बात करें बाड़मेर जैसलमेर सीट की तो ये बड़ी संवेदनशील है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 228 किलोमीटर बाड़मेर की जुड़ी हुई है, तो ये अलग से महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से रखता है। किस तरह की तैयारी है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने के लिए? इसमें जो बाड़मेर लोकसभा है, दिनांक 26/4/2024 को चुनाव होंगे। इसमें लगभग 6000
पुलिसकर्मी की तैनाती है। 7 विधानसभा बाड़मेर वाले पर्याप्त मात्रा में सुपरवाइजरी अधिकार लगाए गए और पूरे क्षेत्र में 243 मोबाइल पार्टी लगाकर जो क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और पर्याप्त मात्रा में जाब्ता और क्यूआरटी टीम लगाई है। इस बार के चुनाव में कुछ अलग से पुलिस का जाब्ता या कोई सतर्कता करी गई है? ये बात सही कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे शांतिपूर्वक हुआ थे। इसके अलावा इस बार मतलब कैंडिडेट के हिसाब से देखते हुए सारे समीकरण देखते हुए अलग से जाब्ता लगाया गया है और बड़ा निष्पक्ष चुनाव पुलिस प्रशासन द्वारा प्रत्येक जो क्षेत्र में है सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। जो भी कोई इस तरह टिप्पणी करता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। बात करें सर संवेदनशील व्यक्तियों की, संवेदनशील इलाकों की, तो इसमें कितने कुछ चिन्हित इलाके किए गए हैं जहाँ पे अलग से व्यस्तता इसका ध्यान रखा गया? नहीं, पूरे को देखकर विशेष जो बॉर्डर का एरिया है विशेष ध्यान रखा जाए। जैसे इस तरह की विधानसभा में जैसे आपस में कोई शिकायत मिलती है उसे ध्यान रखता है, उसको विशेष मतलब जो सीएफ कंपनी द्वारा वहां जाब्ता लगाया गया है। जो जिले हैं लोकसभा क्षेत्र है उनसे ये अलग हटके हैं क्योंकि गर्मी का मौसम भी ज्यादा होता है यहाँ और लुके थपेड़े भी चलते हैं और मतदान बूथों की दूरी भी ज्यादा होती है, संख्या भी कम है। तो ऐसे में पुलिस को अलग से किस तरह तैनात किया गया है क्योंकि दूर दूर पे बूथ हैं? नहीं, पुलिस को पर्याप्त मात्रा में जो भी बूथ है जैसे 2254 बूथ है तो एक आदमी लगाया गया है, जिसमें 2 या 3 बूथ है उसमें एक्स्ट्रा एक आदमी लगाया है, 4 या 5 से अधिक है उसमें और एक एक्स्ट्रा आदमी लगाया गया है। और जो 1100 या 1200 मतदान है उसमें एक आदमी का नियम है पर उसमें हमने एक स्पेशल एक एक्स्ट्रा आदमी दिया गया है। मीडिया के जरिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग निष्पक्ष होकर भय मुक्त होकर अपना मतदान करें, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाएं। मेरा तो आम जनता से, बाड़मेर की जनता से यही अपील होगी, मतदान अधिक से अधिक करें और शांतिपूर्ण तरीके से करें। लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसके लिए केवल पुलिस ने पूरी तैयारियां की है, बल्कि लोकतंत्र में भागीदारी निभाने के लिए मतदाता ज्यादा से ज्यादा अपना आहुति दें, इसके लिए भी पूरी जागरूकता चलाई गई है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज बाड़मेर। तो हर राज्य में लगातार चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो नजर आ रही है चुनाव को लेकर। वहीं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट पर कल होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसे लेकर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक अनिल कुमार यादव ने कहा कि सड़कों को नो वाहन जोन भी बनाया गया है। पूरे जनपद की तीनों विधानसभाओं के लिए फूल मंडी, सब्जी मंडी फेज 2 थाने से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, जिसके अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस गौतम बुद्ध नगर और गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसके संदर्भ में व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी मेरे द्वारा पहले ही जारी कर दी गई थी, जिसमें जो मेन हमारा डीएससी मार्ग है इस पर कुलेसरा के कच्ची सड़क से पूरे सभी तरह के मीडियम, हैवी और हल्के सभी तरह के कमर्शियल वाहनों को यहाँ पे डाइवर्जन किया गया है। ऐसे ही NSEZ मेट्रो स्टेशन के पास से भी कमर्शियल वाहन का डाइवर्जन किया गया है। मंडी के चारों तरफ की सड़कों पे हम लोग नो व्हीकल जोन बनाए हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का व्हीकल अलाउ नहीं है। सभी प्रकार के वाहन जो सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर या मतदान से जुड़े हुए जो भी कर्मी हैं उन सबके जो पार्किंग है वो गेट नंबर 1 से एंट्री करेगी और गेट नंबर 2 से एग्जिट करेंगे। सबका प्लान बनाया गया, उसके साथ ड्यूटियों का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और डाइवर्जन अच्छी तरह से चल रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के मद्देनजर रखते हुए ऊना जिला मुख्यालय के DRDA सभागार में मास्टर ट्रेनर्स कार्यशाला का आयोजन किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने मास्टर ट्रेनर्स कार्यशाला की अध्यक्षता की। 25 से 27 अप्रैल तक जिले में चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को EVM समेत अन्य प्रशिक्षण दिए गए हैं। DRDA सभागार में जो हमारे मास्टर लेवल ट्रेनर्स हैं उनकी एक मीटिंग और रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया, ताकि जो हमारे ज़िले में 25, 26, 27, 28 को PROs और APROs की जो ट्रेनिंग है उनको वो अच्छे से इम्पार्ट कर सके। साथ ही कमीशन के जो अपडेटेड इंस्ट्रक्शन है वो भी उन्हें बताए गए, ताकि ट्रेनिंग का जो है सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा सके। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि मौत के बाद भी उनकी वसूली जारी रहेगी। कांग्रेस की वसूली उनके सत्ता में आते ही शुरू हो जाती है। ये वसूली टैक्स व्यापारी, आम आदमी, उद्योगपति सबको कांग्रेस की सरकारों में देना पड़ता है, लेकिन मौत के बाद भी कांग्रेस की वसूली जारी रहे, ये भी कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो में स्पष्ट कर दिया है। आपने अपनी मेहनत से जितनी भी कमाई की होगी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अब संपत्ति आपकी संतान की नहीं होगी,
बल्कि वो अपने वोट बैंक के लिए उन लोगों को बांट देंगे जिनका उस पर कभी हक नहीं था। क्या यही न्याय कांग्रेस का है? अगर ये न्याय कांग्रेस का है तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस के राज में ना संपत्ति सुरक्षित, ना संतान सुरक्षित, ना सीमा और सरहद सुरक्षित और ना ही सनातन सुरक्षित। साथ ही अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने ना कभी सेना को सशक्त किया, ना सीमा को सुरक्षित रखा। कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा महत्व नहीं रखती। कांग्रेस ने ना कभी सेना को सशक्त किया और ना ही सीमाओं को सुरक्षित रखा। ना कांग्रेस ने कभी बुलेट प्रूफ जैकेट दिए और ना ही लड़ाकू विमान तो पिछले 10 सालों में दिए। ये दिखाता था कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा महत्व नहीं रखती। वो तो केवल रक्षा सौदों में दलाली खाने की ओर ध्यान देते थे और 10-10 साल तक खरीद नहीं हो पाई दलाली ना मिलने के कारण। आज जब देश की सीमा सरहद सुरक्षित हुई, सेना सशक्त हुई और देश का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ा है, तो कांग्रेस किसी भी स्तर पर नीचे गिरकर सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी बयानबाजी कर रही है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कम, ये भारत विरोधी सोच वालों का ज़्यादा लगता है जब परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात करते हैं। वहीं यूपी के आगरा लोकसभा क्षेत्र से विपक्षी गठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे कांग्रेस उम्मीदवार सुदेश चंद्र कदम से चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पर टीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने उनसे खास बातचीत की। आगरा लोकसभा में मौजूद है और यहाँ से जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुदेश चंद्र कदम, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप लड़ाई? यहाँ पर एसपी बघेल बीजेपी से हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इस बार फिर उन्होंने चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा। आज हमारे इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वो सबको निर्देश उन्होंने दिया है कि चुनाव के बारे में तैयार होके नहीं है, सबसे एकजुट होकर लड़ना है और सीट को जीतना है। कैसे, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप आगरा में? जनता के बड़ा मुद्दा है जनता का। जनता त्राह कर रही है, जनता बेचारी परेशान है, युवा परेशान है, उसको नौकरी नहीं, कोई काम नहीं, उसको बेरोजगारी घूम रहा है। आगरा की बात करें तो यहाँ कौन से स्थानीय मुद्दे आप उठा रहे हैं? दूसरी बात यह है कि सारा व्यापार ही खत्म कर दिया है इन्होंने। जूते का व्यापार पर टैक्स लगा दिया दुनिया भर का, जूते का व्यापार चौपट हो गया। आगरा का मेन तो जूते का व्यापार है। आप जीते तो क्या कौन सी प्राथमिकता रहेगी आपकी? सब व्यापार, हम व्यापार का उद्योग धंधे में हम यानी तरक्की करने का आश्वासन करेंगे। एक गठबंधन बना है, हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ। हमारी आप पार्टी, तीनों पार्टियों की ही यही दिशा है कि हमको गरीब आदमी को उठाना है, कैसे भी उठाना। आप लोग घोषणा पत्र भी लाए हैं, तो क्या वो उसमें क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही है, घोषणा पत्र लाए हैं, उसके उसी पर अमल होगा। जो हमारा का भरोसा है, जीत का भरोसा 100% है, उसमें कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आगरा के, हमसे बात कर रहे थे और इन्हें भरोसा है कि इन्हें जनता का समर्थन मिलेगा। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, टीडी न्यूज, आगरा। तो हर एक नेता अपनी जीत का दावा कर रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रही पूजा अमरोही ने कहा कि हम बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात करते हैं, हम जाति और धर्म की बात नहीं करते। महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा के नाम पर क्षेत्र की जनता पहले की तरह एक बार फिर बसपा को अपना समर्थन दे रही है। डीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने पूजा अमरोही से खास बातचीत की। पूजा अमरोही हमारे साथ हैं, जो आगरा से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। किन मुद्दों को आप उठा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। पहले तो देश में भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सुरक्षा की जो है उसमें भी महिला सुरक्षा को लेके चल रहे हैं। सवाल, हम इस चुनाव में देख रहे हैं कि आकाश आनंद जनसभाएं कर रहे हैं बहन कुमारी मायावती के साथ। किस तरह से देख रहे हैं आकाश आनंद को, जिस तरह से पार्टी ने आगे किया है, आप कैसे देख रहे हैं? हमारे नेता आकाश युवा नेता है और सारी युवा जुड़ रहे हैं। और वैसे भी बहुजन समाज पार्टी युवाओं की पार्टी है। एक वो पार्टी है जो जब शुरू हुई थी, मान्यवर साहब ने शुरू की थी, उस समय के जो युवा लोग थे उन्होंने शुरू की थी, जो आज बुजुर्ग हैं, आज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और नए युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कई, और कई जगह पर अखिलेश यादव, हम देख रहे हैं कि
वो बहुजन समाज पार्टी को बहुत खास अहमियत नहीं दे रहे हैं। जो लोग तुष्टीकरण करते हैं धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, या अब तो वो लोग आपस में शायद ए टीम बी टीम में भरोसा करते हैं। हम लोग जनता पे भरोसा करते हैं और हम लोग जनता के घरों तक ही नहीं, उनके दिलों तक जा रहे हैं। अगर आप देखें तो एसपी बघेल बीजेपी से हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, फिर बीजेपी उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ हैं कांग्रेस के महागठबंधन प्रत्याशी, और आप बहुजन समाज पार्टी से हैं। तो किस तरह से मुकाबला आप देख रही हैं? क्या त्रिकोणीय मुकाबला मान रही हैं, क्या मान रही हैं आप? नहीं, हम किसी से मुकाबला नहीं कर रहे। हमारा किसी से, हमारा जनता तक पहुंचने का, जनता के दिलों तक पहुंचने का, और जनता को हमारे पे भरोसा जताए। हम भरोसा जता रहे हैं अपने जनता पर। क्या कारण है कि ये जो पूरा गढ़ था आगरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अब एक तरह देखें पीछे बीते चुनाव देखें अगर आप लोकसभा के या फिर इससे पहले विधानसभा के, विधानसभा में तो सिर्फ एक सीट मिली बहुजन समाज पार्टी को। इस बार आप नए सिरे से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जनता का साथ मिलेगा? अब जनता जागरूक है, समझदार है। एक बहुत देश में कीचड़ फैल चुका है। अब जनता चाहती है जो कीचड़, और बहुत सारे जो कीचड़ में गुलशन हो रखे हैं, गुलशन भी मुरझाने लग गए हैं, और जनता कीचड़ साफ करना चाहती है देश से। आप लोग भरोसा है आपको आपकी जीत का? बिल्कुल, हमें जनता पे भरोसा है। जनता का बहुत प्रेम, साथ और सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद पूजा अमरोही, जो आगरा से चुनाव लड़ रही हैं बहुजन समाज पार्टी से, और तमाम जो मुद्दे हैं बहुजन समाज पार्टी की वो जनता के बीच रख रही हैं। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज आगरा। तो अपने आप में काफ़ी रोचक है चुनाव। और आइए अब देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई है। यह मशीन साधारण बैटरी से चलती है और ईवीएम मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है। एक ईवीएम में 64 उम्मीदवारों के नाम दर्ज हो सकते हैं। वोटों को दर्ज करने की क्षमता की बात की जाए तो एक ईवीएम में 3840 वोटों को दर्ज किया जा सकता है। अगर बात ईवीएम के सबसे पहले इस्तेमाल की करें तो साल 1982 में इसका उपयोग हुआ। केरल के परूर विधानसभा सीट के 50 मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने के लिए ईवीएम का उपयोग किया गया। 1998-99 में कुछ राज्यों की विधानसभा सीटों पर ईवीएम के द्वारा मतदान कराया गया। इसके अलावा 2003 में सभी उपचुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। वहीं फिर पूरी तरह से 2004 में लोकसभा चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया गया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो 24 की चुनौती से संबंधित खबरों में फिलहाल इतना ही। और आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं बिहार की, जहां पटना में कल रात जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेडीयू नेता सौरभ कुमार की शादी समारोह से वापस लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना पटना के पुनपुन इलाके में हुई। इस हमले में सौरभ कुमार के साथ मौजूद शख्स उसको भी गोली लगी। जेडीयू नेता की हत्या के बाद समर्थकों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। गुस्साए समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के अनुसार बाइक सवार अज्ञात लोगों ने सौरभ कुमार के सिर में 2 गोली मारी। घायल हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सौरभ कुमार को मृत घोषित कर दिया। बढ़िया कोल में अजीत कुमार के भाई का रिसेप्शन का फंक्शन था। इसमें शिवनगर परसा बाजार पे सौरभ कुमार अपने साथी के साथ आए हुए थे। तो वहाँ पर उनको लौटने के दौरान मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दिया गया और उनको लोग अस्पताल ले गए। उनके साथ एक मुनमुन कुमार भी घायल थे, उनको कंकड़बाग उमा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सौरभ कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा छानबीन किया जा रहा है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार में जेडीयू नेता सौरभ कुमार की हत्या पर जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हत्या के पीछे जो भी हो, कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
देखिए, घटना की जानकारी मिली है और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, निंदनीय है, दुखद है। पीड़ित परिवारजनों के साथ हमारी संवेदना है। आप लोगों ने देखा है कि लगातार पुलिस महकमे के लोगों ने वहां कैंप कर रखा है, गहन तफ्तीश हो रही है और एक बात तय है कि इस हत्या के पीछे जो भी कोई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी, उनकी जगह सलाखों के पीछे रहेगी। नीतीश कुमार जी के शासन में कोई सोचेगा कि इस तरह की घटना को अंजाम दे दे और बच जाए तो यह संभव नहीं है। बिहार में जेडीयू नेता सौरभ कुमार की हत्या पर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा, किसी भी कार्यकर्ता की हत्या निंदनीय है, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल वर्कर की हत्या होती है वो निंदनीय है, मैं उसका निंदा करता हूं, लेकिन सरकार को चाहिए कि तुरंत उस पर कार्रवाई करे, सच तक पहुंचे और जो भी दोषी हो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और खबर अब देश की राजधानी दिल्ली से, जहां इंडिया गेट के सामने आइसक्रीम विक्रेता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान प्रभाकर के तौर पर हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि कल शाम एक आइसक्रीम विक्रेता पर हमले की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस पीड़ित को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे से आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेट्रुशेव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने आपसी हितों समेत द्विपक्षीय प्रगति की समीक्षा की। गौरतलब है कि अजीत डोभाल सुरक्षा मामलों के लिए उच्च अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में शामिल होने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में डोभाल ने ब्राजील के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार सेल्सो अमोरिम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। एनएसए अजीत डोभाल ने रूसी सुरक्षा परिषद सचिव द्वारा आयोजित ब्रिक्स एनएसए की बैठक में भी हिस्सा लिया। और अब बात की जाए अगर अपने देश की, जो यहाँ भारत इस समय मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है। खासतौर से इन तैयारियों की जब हम बात करते हैं तो गगनयान को लेकर कैसी तैयारी है, इसरो की तैयारी की अगर खासतौर से हम बात करें, इस पर खासतौर से जब देखते हैं हम किस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है, और इसी पर जानकारी देने के लिए इस पर हम आज से एक सीरीज़ जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको पूरी जानकारी मिल सके, जिसमें इससे जुड़े तमाम जो पक्ष हैं उसको विस्तार से बताया जाएगा। इसरो अब अपने गगनयान मिशन की तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। ऐसे में आपके लिए ये जानना काफी दिलचस्प होगा कि इन अंतरिक्ष यात्रियों का सिलेक्शन कैसे होता है, किस तरह की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, वो कैसे खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल नासा की तरह ही इसरो में भी एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कुछ योग्यताएं जरूरी हैं। सबसे पहले तो अप्लाई करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। वहीं एजुकेशन की बात की जाए तो इसरो का एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वहीं डॉक्टरेट या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी जरूरी है। गगनयान मिशन के लिए जिन एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दी जा रही है वो एयरफोर्स के पायलट हैं। पहली बार आप सेलेक्ट कर रहा है ना, वो होगा फाइटर पायलट से, दैट इज एसेंशियली फ्रॉम एयरफोर्स। पानी के अंदर होती है स्पेस वॉक की प्रैक्टिस। स्पेस वॉक की प्रैक्टिस के लिए एस्ट्रोनॉट एक बड़े इंडोर पूल में स्पेसक्राफ्ट के साथ तैरते हैं। पूल में गोता लगाने से माइक्रोग्रेविटी या भार रहित वातावरण महसूस होता है। इस विशाल पूल में 62 लाख गैलन पानी होता है ताकि एस्ट्रोनॉट भारहीन वातावरण में हार्डवेयर का इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस कर सकें। एक आर्टिफिशियल वेटलेसनेस को आप क्रिएट करना पड़ेगा, लगभग, एग्जैक्टली नहीं कर सकता है बट लगभग। उसके लिए क्या कर सकता है, पॉन्ड, एक पानी के अंदर
हम तैरने के समय लगभग वेटलेसनेस होगा। पानी में आपका कोई ग्राउंड नहीं है ना, सो पानी से आप पुश करना है तो आपको एक अलग तरीके से बॉडी को यूज करना पड़ता है ना, इस तरह से ट्रेनिंग देगा वेटलेसनेस में कैसा काम करना है। जीरो ग्रेविटी के लिए चलाते हैं वॉमिट कॉमेट। एस्ट्रोनॉट वॉमिट कॉमेट नाम के प्लेन को चलाकर भारहीनता का अनुभव करते हैं। इसके तहत एस्ट्रोनॉट जीरो ग्रेविटी वाले वॉमिट कॉमेट प्लेन की उड़ान भरते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। ये प्लेन फ्लोटिंग लैब की तरह भी काम करता है। रेगिस्तान में होती है सर्वाइवल ट्रेनिंग। इसके साथ ही इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एस्ट्रोनॉट्स को रेगिस्तान में सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है। सहनशीलता का भी होता है टेस्ट। एस्ट्रोनॉट एक गोल गोल घूमने वाली मशीन पर बहुत तेज गुरुत्वाकर्षण बल के लिए अपनी सहनशीलता का टेस्ट करते हैं। सबसे अहम है मानसिक संतुलन। भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स मनोवैज्ञानिक और साइकियाट्रिक स्क्रीनिंग से गुजरते हैं। ऐसे में जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्रा के लिए फिट नहीं होते, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। आपको बता दें कि इसरो के मानव मिशन गगनयान से जुड़े एस्ट्रोनॉट्स को अब बेंगलुरु के चल्लेकेरे में बने ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जा रही है। स्पेसक्राफ्ट के क्रू, सर्विस मॉड्यूल से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग और मिशन कंट्रोल इसी सेंटर में किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अंतरिक्ष में जाना उतना आसान नहीं है। फिर भी हमारे चारों एस्ट्रोनॉट्स ने खुद को इस काबिल बनाया और वो दिन अब दूर नहीं जब भारत भी गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से जो गगनयान मिशन है उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं और किस स्तर पर ये जो तैयारियां हैं हो रही हैं, इसकी लगातार जानकारी जो है आपको डीडी न्यूज़ के द्वारा हम लगातार देंगे। वहीं आज की अगर बात की जाए तो आज विश्व मलेरिया दिवस भी है। जगह जगह पानी इकट्ठा होने और उस पर मच्छर पनपने से मलेरिया होने की संभावना अधिक हो जाती है। आइए जानते हैं कि मलेरिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। और आइए फिलहाल सीधा रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना का, जहाँ पीएम मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। एमपी और चंबल को नई पहचान दिलाई है, गौरवपूर्ण पहचान दिलाई है। भाजपा सरकार में चंबल, काली सिंध, पार्वती लिंक परियोजना से सिंचाई की समस्या दूर होगी। पानी की समस्या को दूर करने के लिए हम मुंजरी बांध जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बना ग्वालियर श्योपुर रेलवे ट्रैक हो, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे अनेक काम इस क्षेत्र की तस्वीर बदल रहे हैं। यहां लेदर पार्क भी विकसित किया जा रहा है। हमारे साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देखरेख में ब्रांड ग्वालियर को भी मजबूत किया गया है। भाजपा सरकार में हुए विकास को भिंड, मुरैना, ग्वालियर के वो लोग और ज्यादा अनुभव कर रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस का वो काला दौर देखा है। 4 जून के बाद हमारे तेज तर्रार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास और स्पीड पकड़ने जा रहा है। साथियों, भाजपा के लिए देश से बड़ा और
कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। कांग्रेस की पॉलिसी है जो देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान करे, सबसे ज्यादा मेहनत करे, सबसे ज्यादा समर्पण करे, उसे सबसे पीछे रखो। इसलिए कांग्रेस ने इतने वर्षों तक सेना के जवानों की वन रैंक वन पेंशन जैसी मांग पूरी नहीं होने दी। हमने सरकार बनते ही वन रैंक वन पेंशन को लागू किया। हमने सीमा पर खड़े जवानों की सुविधा की भी चिंता की। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। हमने कहा अगर एक गोली आती है 10 गोली चलनी चाहिए। अगर एक गोला फेंकते हैं तो 10 तोपें चल जानी चाहिए। भाइयों और बहनों, आज हम देश में लाखों स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं की मदद कर रहे हैं। मोदी ने गांव-गांव में शौचालय बनाकर माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा की है। अब अगले 5 वर्षों के लिए मोदी ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। 3 करोड़ महिलाएं जब लखपति दीदी बनती है तो उस परिवार की, उस गांव की सारी अर्थव्यवस्था तेज गति से दौड़ने लग जाती है। साथियों, आप सब जानते हैं आजादी के समय कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का विभाजन स्वीकार किया था। मां भारती के हाथों की जंजीरें काटने के बजाय कांग्रेस ने मां भारती की भुजाएं ही काट दी थी, देश के टुकड़े कर दिए थे। लेकिन कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को लगता है यही उसके फायदे का रास्ता है, यही उसके फायदे के लिए सरल रास्ता है। आज एक बार फिर कांग्रेस कुर्सी के लिए छटपटा रही है और कुर्सी पाने के लिए भांति भांति के खेल खेल रही है। देश के कोटि कोटि नागरिकों के आंखों में धूल झोंककर सत्ता हथियाने के लिए आपके भविष्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मुरैना में एक चुनावी जनसभा को फिलहाल संबोधित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर काफ़ी हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ कुर्सी पाने के लिए छटपटा रही है, जबकि इससे पहले जब उसे मौका मिला तो ना तो मां भारती के लिए कांग्रेस कुछ कर पाई, ना ही जनता के हित में फैसले लिए गए। लेकिन बीजेपी की सरकार लगातार आर्थिक विकास को गति दे रही है और साथ ही साथ जनता के हित में फैसले ले रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें आज विश्व मलेरिया दिवस है और इससे कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि जागरूकता होनी बेहद ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए मुझे तो दीजिए अनुमति, लेकिन चलते चलते आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज विश्व